अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, मेयर कराची का मार्का था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको अपने नाम कर लिया है, जबकि जमाते इस्लामी ने नताइज मानने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि जमहूरियत पर शब खून मारा गया है। कल के रोज़ को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है सरबराह जमात इस्लामी की जानिब से। तो डिजिट्स कुछ इस तरह से हैं कि मुर्तज़ा वहाब ने 173 वोट हासिल किए हैं, हाफिज़ नईमुर रहमान को 160 वोट मिले हैं, जबकि PTI के 33 अरकान गायब रहे और उनकी जानिब से वोट कास्ट नहीं किया गया। पहले सेगमेंट में हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं। पैनल में नवीद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब, PJ मीर सर और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंपल मेजॉरिटी तो हासिल नहीं की लेकिन मेयर मुंतखब कर लिया। मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि जो कुछ मैंने देखा टेलीविज़न की स्क्रीनों पे वो बड़ा अफसोसनाक है। आपने रेंजर्स ने जिस तरीके से उनके अरकान को मारा, पीटा और गाड़ी में फेंका, और ये रवैया अच्छा नहीं है। क्या मैसेज आप दे रहे हैं पूरे मुल्क के लोगों को? वो देखें, वो उसको मार रहा है, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? ये जमहूरियत नहीं है। और ऐसी जमहूरियत का ये अगर मैसेज गया और 61 दिन के बाद जब ये पार्लियामेंट ख़त्म होगी और इलेक्शन पे जाएंगे, तो क्या इस मैसेज के साथ जाएंगे जो सामने मैं टीवी पे देख रहा हूँ? ये अफसोसनाक है। भला किसी के पास कितनी ताकत थी, उसका इजहार ऐसे तो नहीं हो सकता। और अगर मैं ऐसे वाक़यात को सपोर्ट करूँ तो फिर जिस डेमोक्रेसी की बात मैं करता हूँ, जिस जमहूरियत की बात मैं यहाँ पे बैठ के कहता रहता हूँ, ये देखें ज़रा, तो जिस जमहूरियत की बात मैं करता हूँ और जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, जिस पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का मैं हामी हूँ, जिस पार्लियामेंट का मैं हामी हूँ, इस तरीके से तो पार्लियामेंट नहीं बच सकती। और क्या हम नौजवान नस्ल को क्या दिखा रहे हैं हम कि एक इलेक्शन है एक मेयर का और उस पर हम ये अख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं तो हैरान हूँ इन नौजवानों पे कि ये काहे को उसको मार रहे हैं। उसका क्या कंडक्ट था? वो कोई ऐसी हरकत कर रहा था जो हमारे मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ थी? ये असूल नहीं चलेगा और इसके दूररस नताइज होंगे। आपने एक कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन आपने बहुत कुछ गवा भी दिया और अभी मामला अदालत में पड़ा है और अदालत ने कहा कि हम अगर इस पटिशन को लेते हैं जो जमात इस्लामी ने दायर की है, तो फिर उनका हम इस बात का फ़ैसला करेंगे कि ये जो इंतखाब हुआ है इसको कालेदम क्यों न करा दिया जाए। लेकिन मैंने तो जो आज टीवी पे देखा, मैं तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। मुझे अफसोस हुआ फ्रेंकली। ये जो आपने फिगर बताए, इसमें कितने का फ़र्क है? बोलिएगा फिगर। सर, लिया गया है जमात इस्लामी की तरफ से 160 और 173 लिया है पाकिस्तान। तो 13 वोटों का मसला। और आप बता रही हैं कि PTI के लोग ही नहीं आए, 31। तो देखें, ये नहीं, ये दिस इज़ नॉट गुड। सर, जो ख़त इलेक्शन कमीशन में लिखा गया उसमें तो 29 नंबर जाहिर किया गया है। मुझे नहीं पता क्या। देखिए, हम असूली बात कर रहे हैं। कल हमने यहाँ पे मैंने मुतालबा किया था, रिक्वेस्ट की थी कि देखो, एक ओहदा एक ले ले, एक ओहदा एक ले ले, दोनों मिलके कराची के मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठे हो जाओ। अब जो खेल शुरू होगी है, इसमें कराची के मसाइल तो भूल जाएं आप। ये तो अदालतों में मामला जाएगा। जब इजलास होगा तो यही हंगामा होगा, एक दूसरे के गिरबान को पकड़ेंगे। तो कराची शहर को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत थी और जो ये दे सकते थे दोनों। नहीं, बड़े कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत बन रहा था कि पीपल्स पार्टी एंड जमात इस्लामी, और इस जमात इस्लामी के पास PTI के लोगों की सपोर्ट थी और वो इलेक्ट होके आए थे, तो बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन होता है टू सर्व द पीपल ऑफ कराची। लेकिन आई एम सॉरी, मैं इस पॉइंट पर इत्तेफाक नहीं करूँगा कि जो हरकत हुई है ये मुनासिब नहीं। इफ्तिखार साहब, यानी कि कराची के मुफाद के लिए ये दोनों जमातें आपस में मुफाहमत कर सकती थी, कोई रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन मैं PJ सर आपकी तरफ बात लेकर आना चाहती हूँ। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि ये मेयर और डिप्टी मेयर का जो इंतखाब था इसको हम मुस्तरद करते हैं, यानी हालात आगे किस तरफ जाते देख रहे हैं आप? देखिए, आप इसको बड़ी पिक्चर में एनालाइज करें
तो ये आपको एक नेशनल इलेक्शंस की आपको एक ट्रेलर नज़र आया है। तो अगर हमने यही देखना है और जो इफ्तिखार अपने जो इन्होंने आपको बताया जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट डेमोक्रेटिक विजुअल्स। आप ज़रूर लॉ एंड ऑर्डर रखें, ज़रूर हर चीज़ करें, लेकिन ये जो वायलेंस हम देख रहे हैं फ्रॉम द अथॉरिटीज़ हैंड, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये दुनिया के अंदर ये नहीं एक्सेप्ट होगा, इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस बड़े ख़राब हैं। अब कराची में तूफ़ान तो आया नहीं, लेकिन 21 जो फ़र्द हैं वो सियासी, आप कह लें कि सियासी तूफ़ान में पता नहीं गायब हो गए, कहाँ हैं, जिनको पीटीआई के आप कहते हैं वर्कर्स। अब ये लोग कहाँ गए इसका पता नहीं है, ये क्यों नहीं आए, ये क्या बताया। इन पे इल्ज़ाम लग रहा है कि जी वो एबडक्ट हो गए हैं, किसी ने किडनैप किया है, गॉड नोज़ व्हाट इट इज़। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी, ये कोर्ट्स कराएंगे या इलेक्शन कमीशन कराएगा। इलेक्शन कमीशन पे भी दबा पड़ गया कि उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के साथ इन कनाइवेंस इसको किया है। अब ये भी अगेन ये इंक्वायरी होगी। तो क्या अब हमारा सारा मोडस ऑपरेंडी इलेक्शंस का इंक्वायरियों पर रहेगा? क्या सारा मोडस ऑपरेंडी है? ये तो आपका, मैंने जैसे पहले कहा, ये तो ट्रेलर चल रहा है। तो नेशनल इलेक्शंस में क्या होगा फिर आपका? नेशनल इलेक्शंस में इस तरह किडनैपिंग होगी, 29 मेंबर्स जस्ट या 31 मेंबर्स जस्ट डिसअपीयरिंग। और उसके बाद जो मुझे अफसोसनाक एक चीज़ लगी है कि जमात इस्लामी को शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि ये फाशिस्ट पार्टी है। हाउ कैन ही से दैट? ही कांट से दैट। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। आप ज़रूर इख्तलाफ करें, ज़रूर आपका सियासी इख्तलाफ होना चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन इतने हार्श वर्ड्स आपने पीटीआई के लिए भी यूज़ किए हैं, आपने जमात इस्लामी, इनकी नज़र में सारे फाशिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर। ये इस तरह की लैंग्वेज जो है ये प्रोवोक करती है और प्रोवोकेशंस के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, फिर सर शर्जील मेमन साहब का आप जिक्र करें, वो कहते हैं कि जो हार गए हैं वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। लेकिन नवीद चौधरी साहब, बात ये है कि जमात इस्लामी की जानिब से कहा जा रहा है कि वो अदालतों में जाएंगे, ऐवानों में जाएंगे और सड़कों पर जाएंगे, यानी कि अपने हक के लिए हर जगह मुजाहिरा करेंगे। तो इसके असरात क्या होंगे? इसके असरात तो पाकिस्तान की सियासत में जैसे पहले ही तलखी है उसमें इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि नताइज तब्दील हो जाएंगे ये, तो वो तो शायद वो नहीं होंगे। देखें, जमात इस्लामी ने भी इस हवाले से कुछ ज़्यादा लचक का मुजाहरा नहीं किया था। जब पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरा चल रहे थे तो बहुत तेज़ तुंद बयान दिए, फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी वैसे बयान आए। अब ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि कराची के अवाम ने इन दोनों जमातों को मैंडेट दिया। जमात इस्लामी बहुत देर के बाद यहाँ इंतखाबी तौर पर मौसर बन के सामने आई, और पीपल्स पार्टी को भी यकीनी तौर पर मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी ने जो काम किया उसके मैं हवाला दूंगा। उसके बाद एक वज़ीराई वहाँ मिली, तो आइडियल हल तो यही था कि ये दोनों मिल के हुकूमत बनाते। लेकिन आइडियल हल और आइडियल जमहूरियत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, हमारे यहाँ वो मामला नहीं है। अभी आप देखें कि कितना एक अहम नुकता है जिसे हम फरामोश कर रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे कि कराची की जो असल जमात है MKM वो मैदान में ही नहीं है। अभी वो मैदान में जब होगी अपनी पूरी तैयारी के साथ तो फिर नताइज क्या होंगे, ये अपनी जगह एक सवाल खड़ा। गुड पॉइंट। अब बात यह है कि आप अदालतों में जाएंगे, चले जाएं, अदालतें क्या कर लेंगे? आपने एक्ट को चैलेंज किया है जो सिंध असम्बली में पास हुआ, बलदियाती एक्ट, वो उसे कालादम करार देंगे? मेरा नहीं ख्याल कालादम करार दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब आप कह रहे हैं कि जी वहाँ फारवर्ड ब्लॉक बन गया है। अच्छा, फारवर्ड ब्लॉक बन गया है तो वो अपनी मर्ज़ी से गैर हाज़िर है। उसके जो हेड हैं असद साहब, वो कहते हैं जी चूँकि मैं पार्लियामेंट्री लीडर हूँ तो मैंने अपने अरकान से कहा कि आप बाहर रहें। अब अगर वो वोट डालने नहीं आते, हम ये समझते हैं कि जो अब सादा अक्सरियत पीपल्स पार्टी को नहीं मिली, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है या सिंध हाई कोर्ट ये कहता है जहाँ दरख्वास्त दायर है कि अब आप रन ऑफ इलेक्शन में जाएं, यही होगा ना, और तो कोई हल नहीं है। इन्हीं लोगों के वोट आने हैं ना, हम रन ऑफ इलेक्शन में चले जाते हैं। जब हम रन ऑफ इलेक्शन में जाएंगे तो फिर क्या होगा कि एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ जो होगी, जो अवाम में लोग मौजूद होंगे, उनके वोट कास्ट किए जाएंगे, फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब सूरत हाल जो है वो पेचीदा तो होती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत और उसके बाद ज़ाहिर है जो उनका असर रसूख है, जिस तरह से उन्होंने काम वहाँ कराया हुआ है, उसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ जमात इस्लामी की तहरीक बजाय मजबूत होने के वो कमज़ोर होती जाएगी। तो हल तो ये भी था कि थोड़ा सा जमात इस्लामी भी पेशन दिखाती है, देखती है कि ये पीपल्स पार्टी हर सूरत ऑनरशिप लेना चाह रही है, तो हम डिप्टी मेयर की सीट ले लें, हाफिज नईम साहब को और ओहदा लेके साथ काम कर लें, नेगोशिएट हो सकता था सर। लेकिन पेशकशी मेयर की जा रही थी उनकी जानिब से, नहीं, उन्होंने शर्त रखी थी, वो शर्त रखी थी कि मेयर हमारा होगा, तो इसका कोई और हल भी निकल सकता था। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी जानिब से
कोई ऐसा जमहूरी रवैया हमने नहीं देखा कि जिसमें ठीक है। जिसकी सताइश की जा सके। ठीक है जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि मेयर के इंतखाब के नताइज सिंध हाई कोर्ट के हतमी फैसले से अभी तक मशरूत हैं, यानी अभी इसके ऊपर कोई और फैसला सामने आ सकता है? देखो, फैसला पता नहीं क्या आएगा, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि आज जो कराची के अवाम के साथ, जमहूरियत के साथ और इलेक्शंस के साथ मजाक हुआ है, मेरा ख्याल है कि इसने पाकिस्तान की जमहूरियत का शुगर लगाया और एक ऐसी तारीख रकम की है जो माजी में हम KPK में पीपल्स पार्टी ने 6-7 मेंबर्स के साथ 2 सेनेटर्स बनवा लिए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी को बना लिया था, फिर सिंध हाउस में क्या होता रहा। मतलब ये हार्स ट्रेडिंग हो गई, बंदों का गायब हो जाना, ये अब मुझे लगता है इस जमहूरियत का हुस्न बन गया है। और जिस तरीके से स्लोगन लगाया गया था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो मैं समझता हूँ शायद यही वो इंतकाम है जो आज हम कराची में इलेक्शन की शक्ल में देख रहे हैं कि जहाँ जमात इस्लामी और PTI के 193 या 92 मेंबर हैं और इनके 173 हैं, 31 या 29 आपने गायब कर दिए। वही असद साहब मोहतरम ऐलान करते हैं कि मेरे कायद ने कहा था कि हमने जमात इस्लामी को सपोर्ट करना है। 2 दिन बाद उनके भाई की स्टेटमेंट आ जाती है कि जी वो गायब हो गए हैं। उसके अगले दिन स्टेटमेंट आ जाती है जी कि हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है। मतलब 2023 में आप इस नौजवान नस्ल, जो इफ्तिखार साहब जिसकी तरफ बात की, आने वाली नस्ल को क्या जमहूरियत का पैगाम दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत एक ऐसा बदनुमा सिस्टम है जहाँ ताकत के जोर पर आप जो चाहें कर जाएं। और क्या पीपल्स पार्टी ने जो रवैया कराची से स्टार्ट किया है, ये रवैया जनरल इलेक्शन में क्या उनको इस्लामाबाद ले जाने के लिए भी इसी रवैये की, इसी तरीक़ेकार की जरूरत पड़ेगी? ठीक है। और ओवर एंड अबव आपने बना तो लिया उनको मेयर, अभी तो उन्होंने नाज़म भी मुंतखब होना है। आपको तो यह भी गवारा नहीं हुआ कि जो एग्जिस्टिंग नाज़म है उनसे करवा लेते। तो ये बड़ी बदकिस्मती है और एक तारीख दिन है कराची में, जिस लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए हम रोना पिटना लगाते थे उसके लिए। जावेद साहब, बात तो दुरुस्त है, लेकिन देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर जश्न मना लिया है, मुर्तज़ा वहाब मेयर मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक क्योंकि इलेक्शन का स्केड्यूल जारी हो चुका था इसलिए उसे रोका नहीं गया। लेकिन अगर जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर होती है, इंतखाबात कालदम करार दे दिए जाएंगे और फिर इसके तहत पुराने कानून के तहत दोबारा पोलिंग होगी। अभी एक ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद वापस आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से हुकूमत जो कानून साजी कर रही है उस पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से हुकूमत कानून साजी कर रही है और जिस पर आज समाअत हुई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ये कहते हैं कि हुकूमत की जल्दबाजी में की गई कानून साजी के तरीका कार से इत्तफाक नहीं रखते। आखिर ये मामला क्या है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, नजरसानी का केस है, अस खुद नोटिस का मामला है। मैं चाहूँगी नवीद साहब आप वाज़ेह कर दें, आखिर ये सारी बहस है क्या? ये सारी बहस सुप्रीम कोर्ट ने खुद पैदा की है। उसके नतीजे में पार्लियामेंट मजबूर हो गई कि वो लेजिस्लेशन करे और उन्होंने कर दी, उनका इख्तियार भी है। सबसे पहले तो फादर चीफ जस्टिस ने आज जो ये कहा है नजरसानी के हवाले से कि कानून साजी के तरीक़ाकार से इत्तेफाक नहीं, इसके लिए आइनी तरमीम लाई जाए। तो भाई यहाँ पर आइन ही 3 जज बैठ के रीराइट कर दें, ये तो अपनी जगह केस बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आपसे कहा गया कि बेंच फिक्सिंग हो रही है, जिसकी ऑडियोज़ आ गई और वही हुआ, मतलब उससे हट के कुछ नहीं हुआ, उस पर भी आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी लाया, उस पर भी आपने स्टे दे दिया। मतलब पार्लियामेंट को ललकार रहे हैं आप। पार्लियामेंट तो कानून साजी करेगी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हमारे अहकामात को कालादम करार दिया गया तो हम चीफ जस्टिस को बुलाएंगे। हम कह सकते हैं कि यह भी सियासी तौर पर एक इंतबाही है, लेकिन ये हालात उस तरफ जा भी सकते हैं। अब साफ नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला कुनवार नहीं कर रही, वो भी जैसे वो हॉकी में होता है ना कि एक टीम जीत रही हो तो आखिर टाइम पे कहते हैं लंबे लंबे पास दो ताकि टाइम गुजर जाए, तो वो काम हो रहा है। अब उसको नोटिस का मामला है, उसकी बदतरीन मिसाल हमने देखी है किस तरीके से CCPO डोगर का केस लिया गया, फिर उसके बाद इलेक्शन में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। अब नजरसानी की दरख्वास्त में जल्दबाजी किया है। और भाई आपके सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की DB जो बैठी है, सेकंड जो सीनियर मोस्ट जज हैं, और उनके साथ एक और जज साहब
जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस सरदार साहब, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो पनामा केस था वो एक ही फैमिली के लिए था, ये क्या केस था। और जमात इस्लामी की वो सुबकी वहाँ हुई है सराजुल हक साहब की, उनको समझ नहीं आ रही थी मैं जाऊँ किधर। शौकत सिद्दीकी बता चुके हैं कि ये केस कैसे बने। आप कहते हैं नजर सनी का इख्तियार नहीं देना आईनी तरमीम, किस बात की आईनी तरमीम? मैं तो कहता हूँ जजों को फारग करने के लिए भी सादा कानून साजी होनी चाहिए, ये भी आइन से निकाला जाए कि बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये इख्तियार भी गलत है कि सिर्फ फैसला चीफ जस्टिस ने करना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किस जज की के खिलाफ दरखास्त जा सकती है, वो भी रुकावट बन गया। जजों ने अपने आज जो सिंध असेंबली में हुआ है, आई एम सॉरी, आज जो कराची में हुआ है कराची के मेयर के इंतखाब के लिए, वो क्या है, उसमें भी क्या है, वो भी अदालती फैसलों के बायस हुआ है। वो कहते हैं जी चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरमा दिया था तीसरे की तशरीह करते हुए कि पार्लियामेंट तशरीह पर तशरीह, और साथ ये भी कहा कि पहला फैसला गलत था, अब दूसरा ये है सही, यानी कि वोट डाले बगैर ही बंदा नाहल, पहली बात। फिर जब मामला परवेज़ इलाही का आया तो उन्होंने कहा जी शुजात की बात नहीं सुननी हमने, चलो शुजात साहब जो पार्टी के सदर है, पार्लियामानी लीडर जो है ना वो फैसला करेगा। अगर आप अंदाजा करें कैसे कैसे गुंजाइशें निकाली गई हैं, कोई जल्दबाजी नहीं की गई, कानून बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है आईनी तरमीम आए तो आप आईनी तरमीम उड़ा दें, सजाद अली शाह ने भी उड़ाई थी, अगर आप भी लिख देंगे। तो नवीद चौधरी साहब, ये जो सुओ मोटो का केस है और जो नजर सानी का केस है, सवाल मैं इफ्तिखार साहब आपकी तरफ ला रही हूँ, आपको नहीं लगता ये इससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा? कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। ये बिल्कुल सही कहा, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। ये हॉकी के मैच के आखिरी रन है कि मैंने गेंद किधर फेंक दिया और उधर से गेंद उधर चलाई, उनको पता कि टाइम जो है ख़त्म होने वाला है। ये नहीं हो सकता। देखिए, अफसोस की बात है कि कोई अच्छी रवायात नहीं कायम हो रही। जिस तरह मैंने पिछले सेगमेंट में कहा कि जो मैंने देखी लाठीचार्ज, मैंने उसकी बिना पे कहा कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो रवायात पैदा कर रही है सुप्रीम कोर्ट, ये अच्छी रवायात नहीं पैदा कर रही। ये चले जाएंगे, क्योंकि देखें सब सारी उम्र नहीं बैठ सकते। पार्लियामेंट को हक है कि वो कानून साजी कर सकती है। उसको ये मशवरा देना कि जाओ जाके इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लाओ, जानते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कितने वोट चाहिए, ये पता है इसको, और इसको पता है कि उस पार्लियामेंट में इतने लोग नहीं हैं। तो कौन खिलवाड़ कर रहा है आइन के साथ और कानून के साथ और रवायात के साथ? हद होती है ये चीज़ों की। ऐसा नहीं होगा और इसका नुकसान होगा, और इसका नुकसान हम सारों को होगा। कोई इंतहा पसंद सोच रखने वाले इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ लेनी चाहिए, ना वहाँ तक जाओ जहाँ तक सब कुछ ही लपेटने का फैसला हो जाए। ये गलत है। अब आप एक खातून जज को तो ले गए, दूसरी खातून जज को लाने में आप रेजिस्ट कर रहे थे, आ गई वो भी। ये क्या खेल है? ये बच्चों को भी पता लग गया, पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको पता लग गया आप क्या कर रहे हैं, कहाँ आप रेजिस्ट कर रहे हैं, कहाँ आप रुकावट डाल रहे हैं, सब पता लग गया। आप कोई चीज़ खुफिया रह नहीं सकती। तो ये बात भी बड़ी क्लियर हो गई है कि, और मैं तो गालिबन एक बात और है, मैं अगले किसी प्रोग्राम में करूँगा इस हवाले से। सवाल ये गलत है। पार्लियामेंट का राइट है, एंड दैट राइट इज़ बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट टू अमेंड दोज रूल्स, एंड दे हैव डन इट। और कोई बुरी बात नहीं है। मतलब अगर सुओ मोटो अगर 3 आदमी बैठ के ले लें तो क्या, व्हाट इज बैड इन इट? मतलब व्हाई द सीजे इज सो इम्पॉर्टेंट दैट ही कैन डू वट एवर ही वांट्स टू डू? दिस इज रॉन्ग। आई डिसएग्री विद सीजे साहब, आई एम सॉरी। सर, बात तो यही है ना कि अगर अदलिया सियासत ना करती और अपने उमूर बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देती तो फिर शायद ये मसले मसाइल पैदा ही ना होते। और आपने बड़ी अच्छी तरह से उसको वाजे किया कि ये लोग जानते हैं कि इस पर कानून साजी नहीं हो सकती, फिर इस मामले को वहाँ लेकर जा रहे हैं। तो इसके पीछे तो क्या बात है, मैं चाहूँगी पीछे सर आप बताएं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं चीफ जस्टिस साहब के? देखिए, उनकी तरफ से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर दूसरी तरफ से पार्लियामेंट के तरफ से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम एक डायलेमा में पड़े हुए हैं मुनीज़े, और वो डायलेमा बड़ा डेंजरस है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने बड़े बड़े नारे लगाए, सब ने नारे लगाए, नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ लूट गया, खा गया, ये हो गया। वेरी गुड, चलो खा गया तो डिस्क्वालीफाई करो ना करप्शन पे। आप उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं एक अकामा के ऊपर। नाउ दिस इज ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। और एक सेकंड, दिस इज, आई एम सॉरी,
और ऐसे करते हैं कि उसके लिए JIT बनाई जाती है जिसमें 2 एजेंसियों को शामिल किया जाता है। मतलब भाई कोई हद है, कोई निगरान जज है, निगरान जज भी मुकर्रर कर दिया जाता है। तो ये जो चीज़ होती है इसके फिर स्पिल ऑफ इफेक्ट्स लेटर होते हैं। आज हम जब बात करते हैं कोर्ट्स की, प्रोसिक्यूशन को भी पता है, डिफेंस को भी पता है, आज हम जजेस को ट्रायल पे रखा हुआ है। द जजेस आर ऑन ट्रायल टुडे। वो खुद वैसे हरकतें ना करते तो ट्रायल कभी ना आते। देखिए ना, यही तो चीज़ है। अगर वो कहते हैं ना, 2 wrongs don't make 1 right, हमें हर चीज़ को रिवाइज करना है, रीराइट करना है। और मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि हमारा ये, मेरी नज़र में ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। ये क्राइसिस क्यों है? इसकी इंटरप्रिटेशन जज एक दे रहा है, पार्लियामेंट्री दूसरे दे रहे हैं। सो ये जो बात कर रहे हैं, द पार्लियामेंट हैज़ टू गो बैक इनटू द नेस्ट, रिवाइज करें, डिस्कस करें, डिबेट करें, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स करें मिल के, एंड रिवाइज जहाँ के लकूनस नज़र आते हैं। क्यों जब ये आप दे देंगे कोर्ट्स को, द कोर्ट्स विल बी वेरी क्लियर कि उन्होंने क्या जजमेंट्स करनी है और किस बेसिस पे करनी है। यहाँ वो जजमेंट देते हैं, उसके अंदर 10 और लकूनस निकलते हैं और वो लकूनस अंडर डिस्कशन आ जाते हैं। अब बात आती है कि हमने करना क्या आगे। हमने एक ही चीज़ पे करना है कि रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग द लॉ हैज़ टू बी राइट अप देयर, दैट्स इट, पीरियड। उसके बाद देयर इज नो डिस्कशन ऑन इट, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है विजय सर, आपका पॉइंट आ गया। जावेद साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? देखो मुझे बात ये है कि ये कहानी क्यों खुली, ये अचानक हुकूमत को क्यों याद आया कि आज खुद नोटिस वाला मामला भी टेकअप किया जाए, इसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। क्यों अचानक सोए हुए ये जाग गए? पिछले 15-20 साल की अगर हिस्ट्री उठा लें, जस्टिस इफ्तिखार के दौर में मोर देन 79 सुमोटो एक्शन लिए गए। उस वक्त तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को होश नहीं आया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कोई 18 लिए, किसी ने 22 लिए, इन चीफ जस्टिस ने सिर्फ 5 लिए। प्रॉब्लम क्या था? पहले सारे एक पेज पे थे, इधर पेज फट गया, ताकतवर का और अदलिया का। जब पेज फटा तो फैसला क्या आया? आइन की हुक्मरानी का। आइन कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराओ। चीफ जस्टिस की गलती उस शरीफ आदमी की, उसने वो फैसला दे दिया। इधर रफड़ पड़ गए। उस रफड़ में उन्होंने कहा इसकी इतनी जुर्रत अदलिया की कि हमारे खिलाफ फैसला कर दे। पार्लियामेंट एक्शन में आ गई, अधूरी पार्लियामेंट भी ऐसी जिसमें सारे खुद हैं, वो खुद ब खुद पार्लियामेंटेरियन है, ना कोई अपोजिशन ना कोई चीज़। उन्होंने फैसला किया ये सुमोटो वाला मामला भी ख़त्म किया जाए। तेरी चीज़ ठीक है लेकिन उसकी टाइमिंग और नीयत गलत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी ठीक है मगर उसकी टाइमिंग और नीयत गलत है। नीयत जमहूरियत और आइन को अंडरमाइन करने की है, जबकि आइन में तरमीम वक्त की ज़रूरत है। इसका अगर इनकी नीयतें ठीक होती, टाइम पे इलेक्शन कराते, आगे चलते, मिल बैठ के मसाइल का हल निकालते। जिन आइनी तरामीम की हम बात करते हैं, आइनी तरामीम वही पायदार होती हैं जो सब मिल बैठ कर करते हैं। मिल बैठने को आप तैयार नहीं हैं, बात करने को आप तैयार नहीं हैं। 18वीं तरमीम आपने की थी ना, सब ने मिल के की थी। आज उस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं उठाती। अगर कोई उठाती है तो वो बहुत माइनॉरिटी टाइप लोग हैं वो। लेकिन इस पे क्यों भाई? एक ही हुकूमत है, उसकी अपनी ख्वाहिश है इलेक्शन से भागना है और बाकी चीज़। और अब ऑब्जेक्टिव क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, मुझे गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के इतने अंडर हो जाए कि पार्लियामेंट स्याह करे या सफेद करे, सुप्रीम कोर्ट कहे ओके नो प्रॉब्लम, वालेकुम अस्सलाम, चलो ये आगे चलो। यार ये कौन सा रवैया? अदारों, हर अदारे की इज्जत होनी चाहिए। जावेद साहब, बज़ाहिर हालात ऐसे हैं। इसने अपनी बात में बहुत नीयत की बहुत बात की है। नीयत को सिर्फ रब जानता है सर, इसीलिए तो वेलकम बैक। इसहाकडार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की आलमी साजिश की जा रही है। कहते हैं कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की जा रही है। जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा उसके बाद पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म की कोई भी बातचीत की जाएगी। और आलमी रैंकिंग की जो एजेंसीज़ हैं वो भी ये जाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुका है। जावेद साहब, आपकी तरफ सवाल लाती हूँ। डार साहब कहते हैं कि IMF हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन ये भी कहते हैं कि IMF को मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। तो हालात किस जानिब जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? देखो IMF पता नहीं साजिश कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे तो ये लग रहा है डार साहब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की कौम के साथ।
क्योंकि जब वो जहाज़ पर बैठ के आए तो उन्होंने आते ही नारा लगाया, या डॉलर रहेगा या डॉलर रहेगा, और नारा तकबीर पढ़ दिया। और इस बात को देखते देखते डॉलर और इंटरबैंक रेट और मार्केट रेट में कोई तकरीबन 30 से 40 रुपए का फ़र्क पड़ गया। उधर से मसाइल खड़े हो गए। 8वां रिव्यू कंप्लीट इन्हें मिला था जहां से वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को टेक ऑफ कर सकते थे, मगर जिद थी कि ये डॉलर रहेगा या डॉलर रहेगा। तो चूंकि डार साहब तो समधी भी हैं, रेड लाइन भी हैं PMLN की, तो वो उन्होंने तो रहना ही था। तो डॉलर इसलिए तितर बितर होकर 300 पे पहुंच गया और पाकिस्तान मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। ये सारी की सारी उनकी अपनी नालायकी और गलत पॉलिसियों का नतीजा है। और इवेंचुअली उस 225 को उठा के इंटरबैंक पे 260 जब लेके गए, उस वक्त देर हो चुकी थी। उस वक्त $4 अरब हुंडी के जरिए जा चुका था। सही। अच्छा, फिर उसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी 20 से 25 अरब डॉलर श्रिंक कर चुकी थी, लेकिन डार साहब ने कहा नहीं, डॉलर रहेगा, डॉलर की खैर है, डॉलर फिर आ जाएगा, डॉलर दोबारा कहां से आएगा। आगे चलें तो आपको $6 बिलियन चाहिए थे। IMF की दूसरी कंडीशन, चूंकि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी तो आपने साबित करना था ना। आपने 4-4.5 अरब बड़ी मुश्किल से अरेंज करके बताया। तो अगर IMF ने कहा कि आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट पूरा करने के लिए $1.5 अरब कहां से लाएंगे, तो वो आपने क्या कहा? आपने कहा कि सर आप अप्रूवल दे दें, 9th रिव्यू पूरा कर दें, उसके बाद हम मार्केट से उठा लेंगे। अच्छा, ये वो वजह थी जहां से जाके मामला गड़बड़ हुआ। बुनियादी तौर पे आज 9वां 10वां रिव्यू भी उड़ गया, इकोनॉमी भी नीचे चली गई। और माशाल्लाह जिस श्रीलंका का हवाला कर रहे हैं, श्रीलंका आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। उसकी करेंसी रेट और इन्फ्लेशन 27% है और आप 39% पे बैठे हुए हैं। तो डॉलर साहब ने कहा कि डॉलर की खैर है, मुझे रहना चाहिए। लेकिन वजूहात क्या हो सकती हैं इस किस्म के जो हमारे सामने गलत पॉलिसियां? एग्जैक्टली। लेकिन इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है आखिर कंफ्यूजन है क्या? डार साहब का बजट तो IMF ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन क्यों ना कहाँ पर आ रहा है? स्टेट बैंक एक्ट में जो तरमीम की गई हैं उसको डार साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। वो पाकिस्तान की जो सालमियत है, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी होती है, उसको चैलेंज करने के मुताबिक है। ये है वो बात जो ये आपको फरमा रहे थे, समधी है, डॉलर है, डार है, ये जो कहानियाँ सुना रहे थे। प्लीज़ यार, इसको भी आप अमेंड कर लें फिर, जिधर इतनी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। जब सब प्लीज़, मुझे जो मेरे देखने वाले हैं, मुझे उनको समझाना है कि इशू है क्या। इशू ये है कि स्टेट बैंक एक्ट में जो तरमीम की गई है उसको डार साहब समझते हैं कि वो हमारे ख़िलाफ़ है और उसको वो साजिश का एक हिस्सा समझते हैं। आपको पता है कि स्टेट बैंक जो है इसको IMF की वजह से बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट अख्तियार मिल गया। और जब ये फ़ैसला हो रहा था तो मिस्र के हवाले दिए जा रहे थे कि जिस आदमी ने ये फ़ैसला किया उसने मिस्र की भी इकॉनमी तबाह बर्बाद करवा दी। ठीक है, ये रज़ा बाकर के ज़माने में हुआ। उसको उस पर ये डार साहब का तबसरा है। इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ कि जो फ़ैसला बाकर कर गया था उस वक़्त भी हम लोगों ने तनकीद की थी कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्टेट पाकिस्तान की हुकूमत के कंट्रोल से बाहर ना निकालें। आप ऑलरेडी ये तजर्बा मिस्र में कर चुके हैं, मिस्र पिट गया, उनकी इकॉनमी तबाह हो गई है और इसलिए वो डार साहब चीख रहे हैं और कोई वजह नहीं है। ठीक है। पीछे सर ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू आपने भी कल सुनी। उन्होंने कहा कि जितना पैसा हमारे पास आ रहा है उससे ज़्यादा हमारे सूद में जा रहा है और डार साहब कह रहे हैं कि आलमी साजिश हो रही है। मुझे तो लगता है साजिश हमारे मुल्क के अंदर ही हो रही है। बिल्कुल सही कहा, मुल्क के अंदर है। ख्वाजा आसिफ ने, जैसे हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, देर आए दुरुस्त है, उन्होंने बात तो बिल्कुल सही कही है, कोई गलत बात नहीं है। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी और ये प्रॉब्लम श्रीलंका में भी है। एक दोनों कंट्रीज़ के अंदर प्रॉब्लम आई है कि दोनों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से एक बैंक्रप्सी में चला गया, आज उसकी इकॉनमी इज़ मच बेटर। अब वो कहेंगे हाँ जी उन्होंने खुद खड़े हो गए। डोंट फॉरगेट, उनको $3.9 बिलियन इंडिया ने बेल आउट किया है, क्रेडिट एंड एक्रेडिशंस पे उसको दिया है, वहाँ से वो खड़े हुए। हालांकि चाइना ने उनको ऑफ़र की, लेकिन आपने देख लिया कि उनके पोर्ट्स पे क्या हुआ। सो दे डिडंट वांट टू टेक दैट रिस्क विद चाइना। इंडिया इज़ अ मच मोर वायबल फाइनेंशियल आप कह लो इन्वेस्टर फॉर देम देयर। सो पाकिस्तान की अब उनका डेट कितना है? $34.8 बिलियन एक्सटर्नल डेट। हमारा भी इससे ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, जो ख्वाजा आसिफ ने इंडिकेटर्स दिए हैं, दे दिए, बिल्कुल दे दिए।
अब नेक्स्ट स्टेप रादर गेटिंग इनटू क्रिटिसिज्म्स एंड ऑल दैट, अब हमने ये जो ग्रे एरियाज दिखाए हैं इसको पकड़ें आप और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ लगाएं, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। इसहाकडार साहब ये कहते हैं कि आलमी तौर पर साजिश हो रही है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट किया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इस बात का भी वो दावा करते हैं। पाकिस्तानी मईशत को लेकर खासे पुरुमीद हैं, लेकिन नवीद चौधरी साहब, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो रेटिंग प्रोवाइड करती हैं वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब पहुँच चुका है। हक़ाइक़ क्या है, क्या बात मानी जाए? जब बहुत देर से खबरें इस तरह की आ रही हैं और मूडीज़ की रिपोर्ट है जिसका आप हवाला दे रही हैं, बात यह है कि IMF के साथ हमारे जो मुआहदे हैं इसकी एक पूरी तारीख़ है, कभी भी इतने मसाइल पैदा नहीं हुए। ये जो मुआहदा था, जो 8वें मुआहदे में हम गए, इससे पहले आपको पता पाकिस्तान में कितना शोर मचा, और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जो है उसे खुली मुदाखलत करार दिया गया पाकिस्तान के मामलात में। और आपको पता है कि पार्लियामेंट में वोट कैसे दिलवाए, किस तरह से अरकान असम्बली को उठा के लाया गया, यानी कि इतने शदीद प्रेशर के बावजूद, जबकि एक पेज की हुकूमत थी और किसी बात से इनकार करना खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाने का मतलब था। उस वक्त भी लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये काम ना करें, ये मुआहदा किया गया। हमने तो कहा था इस पर एक इंक्वायरी कराएं पूरी की पूरी, कि किसने कहा था कि जब सेक्रेटरी ख़जाना ये कह दे जो सरकारी मुलाजम है कि ये क्या अभी मौत का परवाना क्यों साइन कर रहे हो, क्यों किया गया, किसने किया, और इसके मकासद क्या थे। 100% दुरुस्त कह रहे हैं सागडार, इसके मकासद ये थे कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर अनोखी लाक लगाना, और अनोखी लाक लगाया। अब आगे क्या है, हमें देखें सागडार साहब से तवक्कुआत ज़्यादा थी, वो काम नहीं कर सके, उनके दावे गलत निकले, ये बात मानने वाली है। अब जो वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं उसकी भी हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन आज जो वो बोले हैं उससे मुझे थोड़ी तशफ़ी हुई है। आज उन्होंने जो IMF का एक मुसलसल एक हमसे मुतालबा है, डू मोर डू मोर डू मोर, तो इस सागडार ने कहा नो मोर, एनफ इज़ एनफ। अब आगे करेंगे क्या, उन्होंने वक्त नहीं है, उन्होंने जो बैरूनी फाइनेंसिंग है उसका भी हवाला दे दिया कि कैसे होगा। और आज IMF पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं खुल के, उन्होंने कहा ये सियासत कर रहा है हमारे साथ और उसका हमने जवाब देना है। ये बात भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि ये चाहता है कि पाकिस्तान की इकानमी मुकम्मल तौर पे दब जाए और उसके बाद ये मज़ीद ऐसी शराइत मनवाए जिनका जिक्र अभी कब करना होगा, लेकिन वो हमारे स्ट्रेटिजिक मामलात हैं। आपको पता है कि पिछले दौर में जो CPEC के मुआहदे थे वो भी IMF ने तलब कर लिए थे और दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें अब एक बाहर रुख की जानिब जा रही हैं। तो की जानी चाहिए कि सागडार अपनी तकारीर में या अपनी पॉलिसीज़ में कौम को मज़ीद क्लैरिटी इस हवाले से देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद चौधरी साहब, PJ मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाज़त अल्लाह निगहबान।